चलो 7 पीपल्स आर वेटिंग, सबको तो कर दिया यार। चलो कोई ठीक, अभी देखते हैं जो भैया सुबोध करके, चिराग मेघवानी और सुबोध, ये लोग अभी वेटिंग में दिखा रहे हैं। मानस तुमको मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। अच्छा ठीक, देखो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अपन ने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसको मैंने तुमको बताया अभी। आज हम एक और नई बात देखते हैं अलजेब्रा में, उसका नाम है, यार ये बार बार वही आता, 7 पीपल्स आर वेटिंग, कौन कौन है यार, एडमिट ऑल तो किया हुआ है। देखते हैं कौन सा है। यह था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तुम सब लोग दिख तो रहे हो मेरे को साइड में है। तो ये अपना 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 वीडियो बंद कर दो भाई, क्योंकि अपने अपने वीडियो बंद कर दो भाई। स्क्रीन दिख रही ना, मैं कुछ लिख रहा हूं तो दिख रही सबको? हाँ सर। हाँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको समझते हैं जरा। ये बाकी लोग स्पीकर भी बंद करो, क्योंकि मेरी आवाज मेरे को रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रही है, कुछ किसी ने माइक्रोफोन ऑन कर रखा है। ये एक देखो सीक्वेंस होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सीरीज है, ऐसे पहला टर्म मान लो कि तुम्हारे पास हो जाए ए, दूसरा टर्म तुम्हारे पास हो जाए मान लो पहला टर्म तुम्हारे पास हो गया ए, दूसरा टर्म मान लो तुम्हारे पास हो जाए ए प्लस डी। ये कौन है यार बार बार मैसेज कर रहा? मैं हर बार तो उसको अलाउ कर चुका हूं। देखो ए, दूसरा टर्म मान लो तुम्हारे पास हो जाए ए प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाए ए प्लस 2डी। इस तरह कई सारे टर्म्स हो सकते, होता चला जाए, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात तुम इसमें ध्यान से देखो, वो तुम ये देख सकते हो कि इसमें एक टर्म कॉमन है, इसमें एक टर्म कॉमन है, ध्यान से देखो। और वो कॉमन टर्म कौन सा है? वो कॉमन टर्म है तुम्हारे पास डी। दिख रहा है ना? किसी को कोई समस्या तो नहीं? आपको क्लियर दिख रहा है? यस सर। तो ऐसी सीरीज को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम नाम देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं जरा। जैसे इसमें एक होता है हमारे पास nth टर्म ऑफ एपी, इसको शॉर्टकट में क्या बोलोगे? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, आंध्र प्रदेश मत समझ लेना, है ना, ठीक है ना। इसका nth टर्म निकालते हैं, द nth टर्म ऑफ एपी। ये मान लो कि जैसे ये वाला कौन सा टर्म था? ये वाला फर्स्ट टर्म था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। हाँ हमारा जो से तुमने हाथ हैंड रेस किया हुआ है, मानस जोशी, यस सर। तुमने कुछ पूछना है क्या? तुमने तुम्हारा हैंड रेज हो क्या आया था? नहीं सर, मेरा ऑडियो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको वापस कनेक्ट करा था तो वो रेज हैंड का ऑप्शन दब गया। अच्छा, एनेट टर्म की बात को देखो, ये पहला टर्म था हमारे पास, ये कौन सा टर्म होता है? फर्स्ट।
इसको अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जैसे फर्स्ट टर्म है ना, ये हमारे हमारे पास समझ लो कि ये फर्स्ट टर्म था, ये वाला हमारे पास कौन सा टर्म है, फर्स्ट। ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इस तरह तुमसे कह सकता है कि nth टर्म बताओ कितना होगा, तो मतलब ए एन बताना है तुम्हें। वो फर्स्ट टर्म था। अब इंपॉर्टेंट बात तुम बहुत ध्यान से देखो, इसमें कॉमन है एक डिफरेंस। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन सा कॉमन है, वो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में कौन सा कॉमन है, ए और डी में देखो कॉमन है ये वाला डी। सेकंड और थर्ड में देखो कौन कॉमन है, अगर इसमें कॉमन निकालोगे तो डी। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही, बोलते रहना बीच में हाँ हूँ कुछ करते रहना, नहीं स्लिप मोड पे चले जाओगे। हाँ सर। है ना। तो इसमें तुम ध्यान से देखो कि हर टर्म इसमें एक कॉमन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन टर्म के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं nth टर्म को a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, n माइनस वन इंटू डी। जब फर्स्ट टर्म की बात करो तो वो a आएगा। सेकेंड टर्म की बात करो, देखो यहां n को रखते चले जाओ। n को कैसे रखो, n को 1 2 3 से रखते चले जाओ, मैं फर्स्ट टर्म मिलता चला जाए, जीरो मत रख देना, 1 2 डॉट डॉट। अगर तुम n को 1 2 3 रख दोगे तो देखो फर्स्ट टर्म निकालो, n इक्वल टू 1 रखो, ये टर्म 0 a आ गया। सेकेंड टर्म निकालो, n इक्वल टू 2 पुट करो, a प्लस डी। थर्ड टर्म निकालो, a प्लस 2d आ जाएगा। इससे तुम्हारे पास ये टर्म्स आते रहते हैं। इसे लिख लो जल्दी से क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। लिख लेना, तो बता जरूर देना। हो गया सर। ठीक, सभी ने लिख लिया, किसी को कोई समस्या, समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं सर। देखो जरा नेक्स्ट पेज की अपन चर्चा करें। अब अगर हम इन सारे समेशन को जोड़ें तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन के आएगा। सेकेंड टर्म की अगर अपन सेकेंड बात करें स्टेटमेंट की, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो इसको हम समेशन को लिखेंगे एस से, एस एन। इसका एक फार्मूला है, वो क्या है, n बाई टू, n/2 in bracket 2a plus हाँ फर्स्ट टर्म first term plus last प्लस लास्ट टर्म। ये हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक बात आ गई है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वह ए है, तो उसको हम a1 लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म an लिख लेते हैं लास्ट, पता नहीं कौन सा टर्म। ये तुम्हारे पास समेशन आ गया nth टर्म्स, है ना। देखो इसको जल्दी से लिखो, लिख लिया क्या, हाँ सर। हाँ सर। स्वागता बनर्जी, तुम ऑनलाइन हो। यस सर। ठीक, तो अब देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमने क्या लिखा था, फर्स्ट टर्म हमारे पास a था, और nth टर्म हमारे पास कितना था, nth टर्म हमारे पास था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हम समेशन की बात करें nth सम की, तो अभी हमने लिखा n बाई टू, फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म a, n माइनस वन इंटू। ओ भाई ये माइक्रोफोन भाई साहब किसका आने, घर की आवाज आ रही है। ये देखो यहाँ पर प्लस छूट गया,
ये यहाँ प्लस जोड़िए। ठीक, कौन है जो अपने मोबाइल से हमारे उसमें जाके लिख रहा है कुछ? 2a plus n minus सर 1. उधर आपकी स्क्रीन पे होगा ना मोर करके, उसमें जाके शो एनोटेटर्स नेम करो। एक मिनट, इसमें कहाँ पे है? हाँ, मोर करके है कोई, क्या करना है इस पे? मोर में जाओ, हम्म, फिर उधर होगा शो एनोटेटर्स नेम। तो शो एनोटेटर्स नेम। यार इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन लिखा है, एंड शेयर कंप्यूटर ऑप्टिमाइज नहीं, सो नेम्स, हाँ 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 ठीक है, कह रहे हो, सही कह रहे हो। कोई है जो उनको लिख रहा है इसमें ना, एक हाँ, मिनट। फिर जो लिखता है उसका नाम आता है। हाँ, अरे बहुत सब हाइट, मैंने लिखा था मैंने। हाइट कर दिया क्या? हाँ शो द नेम्स, नेम्स में तो नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ लिखो मत इसमें। क्यों भाई मानस, इसमें लिखा हाइड नेम्स ऑफ एनोटेटर्स। हाँ, अभी अभी आपने शो कर दिया ना, मतलब अगर सपोज मैं अगर लिखूंगा तो मेरा नाम आएगा। हाँ हाँ तो आ हाँ गया सर। हाँ, अभी मैं, हाँ हाँ, ये कुछ लिखो मत तुम लोग, हम जो लिख रहे हैं, नहीं तो फिर हम अलाउ नहीं करेंगे तुमको फिर ऐसा लिखना ना, क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब होता, हमें पता ही नहीं चल रहा है। लिखो मत ऐसा, है ना? ठीक, देखो हमको ही लिखने दो सर। चलो, हाँ भाई, तो अपन ने यहां तक लिख लिया था, तो देखो ये प्लस बीच में छूट गया था, तो अगर इसको अपन लिखें तो कितना लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर a प्लस ए, तो 2a, 2a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये हमारे पास हो गया nth टर्म का समेशन का फॉर्म। इसके केस में जब हम एपी की बात करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। लिख लो इसे फटाफट, साथ में लिखते चलो ताकि टाइम बर्बाद ना हो। किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछे जरूर, है ना? और शेयर मत करना कुछ, क्योंकि हाँ एक सर। दूसरे को, हाँ मतलब इधर उधर के कुछ मत करना, कि जो तुम्हारे मोबाइल में डेटा हो वो तुम फोटो वोटो शेयर करने लगो। इसका नाम होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एक हमारे पास और प्रोग्रेशन होता है, उसको जरा हम देख लेते हैं। एक हमारे पास और प्रोग्रेशन है, उसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखते हैं क्या होता है। क्या लिखेंगे हम? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। GP. हाँ, Geometric progression. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसका नाम, इसको बोलते हैं जीपी। देखो समझते हैं क्या है। इसमें जो टर्म्स लिखे जाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए आर, तीसरा टर्म्स होता है ए आर स्क्वायर, इस तरह इसमें होता है। तो इसमें ना कॉमन रेशियो होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं होता, इसमें कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, या और भी हो सकता है फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। तो अगर तुम ऐसे टर्म्स निकालो और सब में एक जैसा ही रेशियो आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो कॉमन रेशियो हो गया, और ऐसी चीज को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। लिखो इसको जल्दी से। हेलो। हाँ, लिख लिया। हाँ सर, ये कौन सा क्लास है? आप सर कौन बोल रहे हैं? सर मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, तो मुझे क्लास जानना था कौन सा है ये। प्रशांत, अच्छा ये 11th इंटीग्रेटेड का है। आप कहाँ से बोल रहे हैं प्रशांत सर? मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। ज्ञानेश्वर सर ने मुझे अभी अटेंडेंस का काम दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा,
सभी क्लास का अटेंडेंस में ले रहा हूँ अभी। अच्छा 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 अच्छा। तो आप 11th इंटीग्रेशन। हेलो। हाँ, आपने इसमें किस नाम से आपका इसमें आईडी था? प्रशांत नाम से ही था क्या? हाँ, प्रशांत नाम से ही मेरा आईडी। मैं अच्छा। ज्वाइन हूँ आपको। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा ना अभी नए नए सब स्टूडेंट्स हैं तो नाम नहीं मालूम है। बता। चलेगा चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ 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 हाँ, प्रशांत थोरट करके था, ठीक है। चलो, देख लिया सबने? Yes, sir. चलो, अब इसमें हम जरा निकालते हैं, अगली बात समझते हैं इसको कि जो इसमें nth टर्म निकालेंगे, पहली बात जैसे हमने एपी में निकाला था, जैसे हमने इसमें एपी में निकाला था nth टर्म, वही बात हम यहां करेंगे। कहां चला गया यार ये? सर आज बोर्ड नहीं है क्या आपका? नई बोर्ड नहीं बोला गया क्योंकि तुम लोग ने, कुछ लोगों ने शिकायत करी कि बोर्ड पे जो होता है वो क्लियर दिखता नहीं, कुछ ब्लर आता है, इसलिए सर दिक्कत वो हुई। कभी कभी नेट का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, क्यों यार, इस पे कहाँ चला गया ये मीटिंग पे? इसमें बहुत समस्या आ रही थी हमको, मोबाइल वाले ब्लर उसमें ज्यादा अच्छा लगता था। बेटा मानस, बताओगे? यस सर। होम, रिटर्न टू मीटिंग, कहाँ चला गया ये? तो दिखाई नहीं, तुमको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, हाँ, स्क्रीन स्क्रीन हाँ दिख सर। पूरी वाइट है। हाँ वो, हाँ अभी आया। ये बड़ा दिक्कत कर रहा है अभी। खैर, ये पहला ही सेशन है तुम्हारा आज का। चलो देखते हैं अपन एक क्या लिखना है, द nth टर्म। अभी दिख रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। nth टर्म ऑफ जीपी की अगर बात करें तो जैसे हमने इसमें कॉमन रेशियो कहा था, तो ऐसे इसमें हम निकालेंगे an, है ना? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a r टू R पावर into N minus. माइनस 1, ठीक है ना? अब तुम इसमें ध्यान से देखो, इसमें n को तुम 1 2 से रखना चालू करो, तो तुम्हें टर्म्स मिलते रहेंगे। n इक्वल टू 1 रखोगे तो r की पावर 0 हो जाएगा, पहला टर्म a आ जाएगा, दूसरा टर्म ए आर आ जाएगा, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर आ जाएगा। इससे तुम्हें nth टर्म तुमको मिल गया। इसमें कोई दिक्कत? नहीं किसी sir. को किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, लिख लो इसको। लिख लिया। लिख लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम इसमें समेशन की बात करें, इसमें दो तरीके के समेशंस होते हैं। इसमें दो तरीके के समेशंस होते हैं। तो जैसे फर्स्ट एन टर्म्स के समेशन निकाले जाते हैं और इनफाइनाइट सीरीज का समेशन निकाला जाता है। तो पहले एन टर्म्स का समेशन निकालते हैं। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है वो जरा हम समझते हैं। कंडीशन ये हो सकती है कि जो तुम्हारे पास आर है वो दो तरीके से हो सकता है। जैसे एस एन निकालें, समेशन ऑफ एन टर्म्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में आर टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये तब होता है कब? जब आर की वैल्यू Greater than 1 है. ग्रेटर देन 1. 1 हो या 0 हो, है ना? पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो, 1 हो। और दूसरा हमारे पास टर्म क्या हो सकता है कि जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो या 0 हो, उस केस में हमारे पास समेशन का फॉर्मूला होता है r की पावर n। तो समेशन बदल जाता है, मतलब और कुछ। ये कब है? जब r की वैल्यू 0 से। ठीक, लिख लो बेटा इसको सब जल्दी जल्दी से सभी लोग।
सर हम्म, जीपी मतलब नंबर्स के मल्टीपल्स ना, जैसे 2 4 6 8। नहीं 2 4 6 8 नहीं, 2 4 फिर 8 6 नहीं आएगा बीच में, 6 नहीं आएगा बीच में। 2 4 8 16 32 64 इस तरह के टर्म्स। क्योंकि देखो 2 और 4 में कॉमन रेशियो कितना है, अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, आएगा ना। हाँ हाँ। मैं लिखता हूं, देखो देखो देखो, जैसे तुमने कहा कि 2 4 8 16 32 32। इस तरह की छोड़। अब देखो पहला टर्म से इसको सेकंड टर्म को डिवाइड करो, कॉमन रेशियो निकालो, 4/2 करो, कितना आएगा 2। 2 8/4 करो, कितना आएगा 2। 2 16/8 करो, कितना आएगा 2। 2 32/16 करो तो कितना आएगा 2। इस तरह की जो 2 रेशियोज हैं सब में कॉमन है। लेकिन जैसे तुमने हमको अभी बोला कि नहीं सर ये टर्म्स अगर हम लेके चले, मैं समझाता हूं तुम्हें। जैसे तुमने हमसे कहा कि सर हम ये लेते हैं 2 4 6 8 10। अब निकालो, देखो रेशियो निकालो पहला, 4/2 करो तो 2 आएगा, आएगा ना। हाँ r इक्वल टू 6/4 करो, ये 2 नहीं आएगा, 3/2। है ना। r इज इक्वल टू 8/6 करो तो ये भी 2 नहीं आएगा। तो रेशियो ही नहीं सेम होगा ना फिर, तो हमें हर बार इसमें रेशियो सेम कराना है। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, तो ये कॉमन होना चाहिए रेशियो, मतलब मैं उसका टर्म ही नाम है कि कॉमन रेशियो। रेशियो कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अगर अगर रेशियो कॉमन है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। उसको हम बोलते हैं जीपी। अब मान लो तुमसे कह दे थर्ड केस में ऐसा भी कह सकता है कि ये जीपी तो मान लो उसमें nth टर्म थे, लेकिन अगर ऐसा कह दे कि द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, कितने टर्म है? इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। मतलब ये स्टार्ट हो जाए कुछ ऐसा, जैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूं ऐसा तुमसे बोल दूं, हमारा 2 वाला ही ले लेता हूं, 2 4 8 16 32 64 128 256 256, डॉट डॉट डॉट। 212। ये इनफाइनाइट को चला गया। अब इसको आपको ऐड करना हो, भाई इनके समेशन बताओ, तो उसका एक फार्मूला बनाया गया। वो फार्मूला क्या बनाया गया है? एस इनफाइनाइट का वो बनाया गया है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ये एक तुम्हारे पास टर्म है, तो मतलब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया a 1 माइनस आर। और ध्यान रखिएगा ये इसमें इसमें ज्यादातर केस इनफाइनाइट में r की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आती है। अगर 1 से ज्यादा आ जाएगी तो ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिख लो इसको। लिख लिया। लिख लिया। इसमें एक पहले सवाल करते हैं, है ना, एक दो सवाल कर लेते हैं तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सभी ने लिख लिया? किसी किसी का छोटा? नहीं सर, हो गया। ये हमसे पूछा किसने था? असी तुमने पूछा था क्या? नहीं सर, स्वागतम। स्वागता ने पूछा था, ठीक ठीक। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। एक जाम फल, जैसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ प्रोग्रेशन, ऐसा तुमको कह रहा है। इसका सम निकालना 1 1/2 1/4 1/8 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसको पहचानोगे कैसे कि ये भाई एपी है कि जीपी है कि क्या है भाई? इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट टर्म। अब अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आने वाला, लेकिन कॉमन रेशियो सेम आ रहा है।
r की वैल्यू आ रही है 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। r सेम आ रहा है 1/2 और ये सब में सेम आ रहा है। इसका मतलब ये AP नहीं है, इसका मतलब ये साफ साफ है कि ये GP है ना। या कभी कभी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 की 3 क्यूब डॉट डॉट। तो देखो ध्यान से, सब में 1/2 कॉमन है कि नहीं है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। हाँ हाँ। सब में 1/2 कॉमन है। पहले से सेकेंड टर्म में करोगे, सेकेंड से थर्ड में करोगे, थर्ड से फोर्थ में करोगे, सब में 1/2 कॉमन है। अब ये इनफाइनाइट सीरीज को गई, सीरीज कहाँ को गई? इनफाइनाइट को। तो इनफाइनाइट सीरीज का तुम्हारे पास एक फार्मूला है, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म कितना है? 1, 1 माइनस 1/2। ये कितना आ गया भाई? ये 2 आ गया। अब अगर तुम ऐसे फार्मूला ना हो, तुम इसको जोड़ते रहो, आएगा तो ये 2 ही। देखो पहला टर्म 1 होगा, दूसरा 0.5, फिर 0.25, फिर 0.125 करके आएगा। इसे जोड़ोगे तो लगभग वो 2 के आसपास ही पहुंच जाओ। अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, लिख लो इसको। तो ये हमने किस चीज की अपने चर्चा कर ली है? ये हमने चर्चा कर ली है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। सर, मतलब इनफाइनाइट तक ऐड करते गए तो 2 आएगा क्या उसका आंसर? नहीं, हर जीपी का आंसर 2 नहीं आएगा। जो हमने इक्वेशन दी थी उसका 2 आया। अब जैसे तुम्हें एक और हम सवाल अच्छा देते हैं, जैसे तुम ये वाला करके देखो, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब डॉट डॉट इनफाइनाइट को। अब देखो इस केस में अगर ये एग्जांपल 2 बात करें, इस केस में फर्स्ट टर्म कितना है? 1। कॉमन रेशियो कितना है? 1/3। तो यहां जो इनफाइनाइट सीरीज आ गई वो कितना आ गया? A1 माइनस R। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/3। अब देखो इसमें इसका आंसर 3 आ रहा है। अब ऐसे में तो 3 आएगा ही आएगा। कुछ और सीरीज ऐसी हो सकती हैं जिनमें कि तुम्हारे पास ऐसा आंसर आ जाए, ऐसी सीरीज हो जाए कि एक ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 1 2 3 ऐसे ही नंबर आएंगे। कोई भी नंबर आ सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि सीरीज कैसी की है। लिख लो ये वाला भी एग्जांपल लिख लो। ये कितना आ गया? 3/2 आएगा। सॉरी सर ये 3/2 आएगा ना? हाँ 3/2 है। 3/2। 3/2 ही तो लिखा है यार। किसने किसने कहा कि गलत लिखा? वो भी चेंज कैसे रखें? सही लिखा है। क्या कह रहे थे तुम लोग? क्या कह रहे थे मानस तुम? सर हम कह रहे थे कि आप बराबर हो। अच्छा, लिख लिया ना इसको? सर यस सर। चलो अब इसमें कुछ हम अलजेब्रा में कुछ सीरीज तुम्हें बताते हैं। वो सीरीज मैथ में फिर से बताई जाएंगी, कैलकुलस में, ये है ना। लेकिन अभी हम यहां समझ लेते हैं। तो वो सीरीज तुमको ये रटनी है। ये पहली सीरीज का नाम होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये सीरीज तुमको याद रखनी। फिलहाल अभी जब तक तुम मैथ में कैलकुलस वगैरह नहीं पढ़ लेते तब तक तुम्हें ये सीरीज याद रखनी। क्या है सीरीज? एक ये वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ ई। ये वैल्यू होती है और ये वैल्यू भी हम तुमको याद कराएंगे क्योंकि अभी तुम्हें याद करना होगा। ई की वैल्यू को निकाला जाता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ध्यान रखिए एरो लगाना है। एरो लगाने का मतलब होता है कि जो n की वैल्यू है वो इनफाइनाइट को जा रही है। इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं। देखो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब आपने डिफाइन कर दिया कि यस n इनफाइनाइट है, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये टेंड्स टू बोलते हैं मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है n, लेकिन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई? फिर से बताइए ये हाँ। वाला। देखो जैसे तुमने ये कहा कि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये टर्म मतलब हो गया कि n इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड हो गया। लेकिन n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि ये इनफाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है।
जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम पेंसिल चौक पे खड़े हो, इसका मतलब तुम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू पेंसिल चौक है। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि तुम सिटी इन चौक से पेंसिल चौक की तरफ जा रहे हो, तो अभी तुम पेंसिल चौक पहुंचे नहीं, अभी तुम जा रहे हो। बात समझ में आई? हाँ हाँ। ये वही बात है कि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब है कि तुमने डिफाइन कर दिया कि तुम्हारा जो तुम है वो इनफाइनाइट है, लेकिन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको जो एरो लगा के मैंने बोला है ये वाला, इसका नाम होता है टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, अभी इनफाइनाइट में पहुंचे नहीं हो, तो इसका मतलब इनफाइनाइट की तरफ हो, इनफाइनाइट में नहीं पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि तुम अभी फाइनाइट वैल्यू में हो। अरे अगर इनफाइनाइट में पहुंच गए तो इनफाइनाइट हो गए, लेकिन अभी इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, अभी इनफाइनाइट को तुमने टच नहीं किया। इसका साफ साफ मतलब है कि अभी तुम फाइनाइट वैल्यू पे हो। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से बताऊं क्या, कौन कह रहा है? फिर से बताना है क्या? समझ गए? समझ गए सर। समझ गए सर। हाँ, तो ये वही बात है, मैंने वो लिखा लिमिट का मीनिंग नहीं पता चला। लिमिट मतलब क्या? लिमिट मतलब है कि तुमने n की वैल्यू को डिफाइंड किया हुआ है कि n जो है वो इनफाइनाइट नहीं है। उसका लिखने का मैथमेटिकल तरीका है कि लिमिट, तुमने उसकी बाउंड्री डिसाइड कर दी कि n जो है वो, भाई अनडिफाइंड अगर कर दोगे तो अनडिफाइंड में तो तुम लिमिट लगा ही नहीं सकते। भाई एक बात मुझे बताओ, जो ये इनवर्स है वो इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है? यस सर। यूनिवर्स, यूनिवर्स समझते हो, ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है। लेकिन इस यूनिवर्स में एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, तो वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है ना। और उस अर्थ में अलग अलग कंट्री हैं, उनमें तुम ध्यान से देखो, उन कंट्री की बाउंड्री डिसाइडेड है। जैसे इंडिया की बाउंड्री डिसाइडेड है कि नहीं है? डिसाइडेड बिल्कुल। यस सर। हाँ कि ना? तो इंडिया एक डिफाइंड कंट्री हो गई ना, मतलब कि जो ये कॉन्टिनेंट पार्ट है, जो ये लैंड का पार्ट है, वो इंडिया है। लेकिन इसके दोनों तरफ, इसके तीन तरफ समुद्र, तो समुद्र का जो रीजन है वो तुमको फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? अगर तुम अर्थ पे खड़े हो जाओ, अर्थ पे खड़े हो जाओ और मालूम मैं तुमसे कहूं कि तुम कन्याकुमारी में या तमिलनाडु में कहीं पे खड़े हो जाओ, तो तुम देखोगे कि एक तरफ लैंड है, तो वो लैंड डिफाइंड है कि भाई हाँ ये 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर, या भारत का जो एरिया है ऊपर से नीचे आने पर 3200 किलोमीटर का, ये डिफाइंड है। लेकिन जो कन्याकुमारी से हिंद महासागर है वो डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड। वो तो अनडिफाइंड है, क्योंकि अनंत सागर बोलते हैं ना, उसमें कितना भी पानी है पता ही नहीं है कि नहीं। तो जब तुमने लिमिट लगाई तो तुमने इंडिया को बाउंड कर दिया कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच का जो रीजन है वो भारतवर्ष है, तो तुमने लिमिट लगा दी ना। सर हम्म। पर वो जो ओशन है उसका भी तो कोई एक एरिया भी तो डिफाइंड है ना कि हाँ, तो मैंने किसको माना? मैंने कहा कि तुम अर्थ पे खड़े हो जाओ। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखो तो लैंड और ओशन दो पार्ट है। तो लैंड के रिस्पेक्ट में ओशन का जो एरिया है वो तो बहुत बड़ा है। हाँ। तो तुम कन्याकुमारी पे खड़े हो गए तो वहां पे जो एरिया है लैंड का वो तो 20, 25, 30 किलोमीटर का है। या तुम और अच्छा समझो, अच्छा अगर ऐसा नहीं समझते हो, मालदीव या अंडमान निकोबार जानते हो ना? अंडमान, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये छोटे छोटे से सब कॉन्टिनेंट जैसे हैं, कॉन्टिनेंटल जैसे हैं, और छोटे छोटे से द्वीप समूह है कि नहीं? हाँ सर। जी सर। तुम उस पे खड़े हो जाओ तो उसमें देखो लैंड बहुत छोटा है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया है, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इससे ज्यादा का नहीं। लेकिन उसके चारों तरफ अथाह समुद्र भरा हुआ है। तो तुमने उस लैंड को तो बिल्कुल बाउंड्री से डिसाइड कर रखा ना कि इसके चारों तरफ समुद्र है। ये रीजन तो डिफाइंड है 2, 10, 20, 50 किलोमीटर, लेकिन जो उसके चारों तरफ समुद्र भरा है पानी, उसको तुम कैसे डिफाइन करोगे? वो तो इनफाइनाइट हो गया ना जब तुम वहां लैंड पे खड़े हो। जब तुम यूनिवर्स में चले जाओगे, यूनिवर्स में जब चले जाओगे तो तुम्हारे लिए यूनिवर्स जो है वो अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि वो अनंत हो गया। लेकिन उस यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में अर्थ तो तुम्हारे पास डिफाइंड है ना, कि एक प्लेनेट है जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है,
और वो यूनिवर्स में कहीं पे घूम रही है। अब अर्थ जो है उसको तुमने डिफाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, और ओशन को डिफाइन तुम नहीं कर सकते। अगर लैंड को डिसाइड करना है तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वही बात है कि तुमने बाउंड्री लगाई, तो ऐसे ही किसी भी न्यूमेरिकल में अगर तुम बाउंड्री लगा देते हो क्वेश्चन में, तो तुम उसकी डिफाइंड वैल्यू लाओगे। नहीं, मान लो देखो मैं अभी लिख के दिखाता हूं तुम्हें, तुमको मैं लिख के दिखाता हूं कि क्यों मैंने ये लिमिट कही है। मानस जोशी तुम हो, तो हमारे पास बिल्कुल ऑनलाइन हो। यस सर। देखो मैं लिखता हूं कि जैसे ये वैल्यू होती है 1 + 1/n की पावर n। अब यहाँ n इज इक्वल टू तुम 0 पुट कर दो, तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है। लेकिन जब तुम यहाँ n की इस जगह भी इनफाइनाइट पुट कर दोगे, देखो कितना आएगा 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट। अब 1 की पावर इनफाइनाइट हो गई, अब 1 की पावर इनफाइनाइट होगी। वो वैल्यू हालांकि 1 आती है ना, लेकिन मान लो यहाँ कोई ऐसा टर्म हो जाए, कुछ ऐसा टर्म हो जाए जिसे तुमको डिफाइन करना है। हर बार तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मान लो अगर तुमने यहाँ पर लिखा 5 + 5/n, 5 कॉमन ले लो, 1 प्लस का आएगा, रखोगे वैल्यू तो 1 की पावर इनफाइनाइट हो गई। लेकिन हर बार तुम्हारे पास तो एक फाइनाइट डेटा आ जाएगा, जो यहाँ रखोगे वही वैल्यू आएगी। तो फिर इस ई को डिफाइन करने का तो कोई मतलब ही नहीं उठा। इस ई की वैल्यू तो वही हो गई जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हमारा काम तो गड़बड़ हो रहा है। तो उसके लिए एक सीरीज बनाई गई है और बाउंड्री डिसाइड की गई है लिमिट के थ्रू। जैसे ये सीरीज होती है, इसका एक फार्मूला है। ये फार्मूला आता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये सीरीज इनफाइनाइट को, क्योंकि जो n है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं है। तो तुम इनफाइनाइट को जानते हो कि इनफाइनाइट की क्या वैल्यू होती है? नहीं नो सर। नहीं जानते ना, इनफाइनाइट वो अनडिफाइंड है। तो मान लो अगर तुम लिखते चलो जाओ 1/1000 फैक्टोरियल, तो लोग कहेंगे नहीं 1001 भी हो सकता है, 1002 भी हो सकता है। इसलिए इस लिमिट इसको लिखने के बाद डॉट डॉट करके से इनफाइनाइट को लिख दिया जाता है। ये इनफाइनाइट को जा रही है, इनफाइनाइट नहीं है ये। मतलब ये इनफाइनाइट को जा रही है, तो कहीं ना कहीं जाके ये इनफाइनाइट से थोड़ा पहले एक फाइनाइट वैल्यू होगी। यस सर वो मेरा वैल्यू जो आपने अभी लिखा है वो एक एपी हो सकता है कि नहीं? क्या हो सकता है, क्या बोल रहे हो? सर अभी जो आपने लिखा है ना, मतलब ये 1 + 1/1 फैक्टोरियल, जो ये सब पूरा एक्सप्रेशन, वो एपी हो सकता है कि नहीं? नहीं, ऐसे कैसे एपी होगा? देखो मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ। ये पहले लिखो, फिर अगले नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नहीं होगा, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और फिर 1/1 1 होता है, तो फिर 1 + 1 2 हो जाएगा। हाँ, इसको लिखो पहले, मैं बताता हूँ तुम्हें। लिख लिया इसको? तो वो E = क्या लिखा है? ये हाँ ये है LIM, इसका नाम लिमिट। लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LIM लिखता हूं मैं। सर वैसे इतना शॉर्ट और कितना शॉर्ट फॉर्म करोगे? है क्या कह रहा? लिमिट शॉर्ट ही तो वर्ड है, कितना शॉर्ट करने का आप उसको? अरे मैथमेटिक्स में तो और भी शॉर्ट होता है, देखना अभी कुछ किताब वाले तो सिर्फ LT लिखते हैं, लिमिट समझ लो। सर आपने बोला ना कि ओशन लैंड, अगर अर्थ से देखो तो लैंड फाइनाइट है और ओशन इनफाइनाइट है। बिल्कुल। बट एक जगह में अगर यूनिवर्स से देखो तो ओशन भी फाइनाइट ही है। यही तो मैंने भी तुम्हें तो समझाया। वो लिमिट अकॉर्डिंग होता है ना सर? हाँ, अकॉर्डिंग टू वही सिचुएशन, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था अभी कि अगर तुम अर्थ पे खड़े हो जाओ, मतलब जैसे तुम बारामती में खड़े हो जाओ, मैं यही तुमको ओशन और सबको लेके क्यों चला, लक्षद्वीप की बात कही थी, वहां पे तुम खड़े हो जाओ, वो एक बाउंड्री डिसाइडेड है कि यहाँ इतने एरिया में लैंड, बाकी उसके चारों तरफ समुद्र भरा पड़ा है, वो इनफाइनाइट समुद्र है। लेकिन तुम अपना जो भी स्पेस पे चले जाओ, यूनिवर्स में चले जाओ, यूनिवर्स में जब तुम चले जाओगे ना, तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके रिस्पेक्ट में जो अर्थ है वो 1 ड्रॉप की जैसे।
अर्थ की जो सिचुएशन है यूनिवर्स में वो वैसी है जैसे समुद्र में एक बूंद, वन ड्रॉप इन ओशन, ऐसे अर्थ है। तो लिमिट अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव बिल्कुल किसके रेस्पेक्टिव में है हाँ, वैसे लगा। रिस्पेक्ट में ही लगेगी, विद रिस्पेक्ट टू कहाँ पे आप यूनिवर्स में है, तो भाई बोला गया है कि अर्थ तो यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटी है। सन में चले जाओ, सन के रिस्पेक्ट में तो अर्थ बहुत छोटी है, और यूनिवर्स में चले जाओ तो यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में सन बहुत छोटा है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन तो बहुत बड़ा है। बात समझ में आई? हाँ सर। ये जो इनफाइनाइट का टर्म है ना, ये रिलेटिव टर्म है। इनफाइनाइट का जो टर्म है वो रिलेटिव। जैसे मैं तुमको बोलूं कि तुम अपने रूम पे बैठो, तो तुम अपने रूम से इधर उधर नेक को घुमाओ तो तुम पूरी दीवार को देख लोगे, नीचे से ऊपर तक पूरी दीवार देख लोगे कि नहीं देख लोगे? हाँ। लेकिन अगर दीवार से तुम चिपक के खड़े हो जाओ बिल्कुल दीवार से, और फिर तुमसे मैं कहूं कि अपनी आंखें ऊपर करो, तो क्या तुम्हें दीवार का टॉप दिखाई देगा या बॉटम दिखाई देगा? नहीं सर। नहीं दिखाई देगा। अगर तुम दीवार से बिल्कुल जैसे छिपकली दीवार से चिपक के खड़ी होती वैसे तुम चिपक जाती, वैसे तुम दीवार से बिल्कुल चिपक जाओ। अब मैं तुमसे कहूं कि दीवार का टॉप देखो और दीवार का बॉटम देखो, तो तुम्हारी आंखें उतनी दूर तक जा ही नहीं पाएंगी, है ना? तो जब तुम दीवार पे चिपक गए तो वही दीवार अब तुम्हारे लिए इनफाइनाइट हो गई, और जब तुम रूम के सेंटर पे थे तो तुम अपनी आंखों से देख रहे थे तो वही दीवार तुम्हारे लिए फाइनाइट हो गई। तो इनफाइनाइट एंड फाइनाइट इज नथिंग, इट इज अ रिलेटिव टर्म कि आप देख कहां से रहे। बात समझ में आई? हाँ सर। तो हमने जो ये लिखा है इसको अगर हम इसको ओपन करें तो ये लिख सकते हैं 1 + 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास फिर से 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 × 2 × 1। उस दिन हमने तुम्हें फैक्टोरियल समझाया था। यस सर। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 4 × 3 × 2 × 1, तो 24 आ जाएगा। इस तरह की ये सीरीज कहां को जाती है? इनफाइनाइट। आप देखो ध्यान से, क्या ये एपी है? नहीं। फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालो, 0 आएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो -1/2 आ जाएगा। ये एपी तो है ही नहीं। क्या ये जीपी है? फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन रेशियो निकालो, 1 आएगा। सेकंड और फर्स्ट का निकालो, 1/2 आएगा। थर्ड और फोर्थ और थर्ड का निकालो, 1/3 आएगा। और फिफ्थ और सिक्स फोर्थ का निकालो, 1/4 आएगा। ये जीपी भी नहीं, ना ये एपी है ना ये जीपी है। तो फिर इसकी एक वैल्यू निकाली गई है, वो वैल्यू कुछ एक मेथड से निकाली जाती है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तुम्हें ये वैल्यू केवल रट के रखना है। ये वैल्यू होती है 2.718। मतलब जो ई की वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये वैल्यू होती है ई की, ये आपको याद रखना है। ये वैल्यू आपकी को याद रखना पड़ेगा। लिख लिया क्या? सर और ई क्या है? हाँ सर। ई एक वैल्यू डिफाइंड की गई, क्योंकि आप मान लो कि ऐसे ऐसे सीरीज चलती रहे, ऐसे ऐसे सब कुछ चलेगा, तो कहीं ना कहीं किसी चीज को जैसे जैसे 10 क्या है मैथमेटिक्स में? 10 क्या है? वैल्यू। वैल्यू। हाँ, लेकिन वो कौन सी वैल्यू है? 10 उसका कोई मतलब आंसर नहीं किसी के पास कि 10 = 10 होता है। तो ऐसे ही एक वैल्यू निकाली गई 2.78। जब इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया तो कहा गया कि हाँ, इस वैल्यू का एक नाम दे दिया गया कि इसका नाम है ई। क्योंकि इसका जब हम ग्राफ पढ़ेंगे और सब बातें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो वेरिएशन आया है, जैसे मान लो तुमसे मैं कहूं, अब तुमने पूछा है तो बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं तुमसे कहूं कि y = x दिया है, तो क्या है ये? y और x में तुम चलो, ये इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस। तो ग्राफ कहां से जाएगा? ओरिजिन से ऐसे जाएगा ना। x = 0 करोगे तो ये 0 जाएगा। लेकिन मैं अगर तुमसे ये कहूं कि y = e⁻x, अब e की पावर अगर x है
तो तुमसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने को बोलूं तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि क्योंकि देखो कैसे, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम इसको x और ये लिख लिया ना, पहले इसको लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अगर मैं तुमसे ये कहूं, तुमको मैंने कहा कि e की पावर x का जो ग्राफ बनाना है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुमने कहा ठीक है सर मैं बनाता हूं इसको। आप ध्यान से देखो, ये x है और ये e की पावर x है। जब मैंने कहा x इक्वल टू 0, तो किसी की पावर 0 इक्वल टू मतलब 1, x की e की पावर x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो 1 है ना। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इस वैल्यू को निकालना चालू करो, जैसे e स्क्वायर करोगे, e क्यूब करोगे, तो ये देखो कैसा आएगा, ये e के फॉर्म में आएगा। x इक्वल टू 2 रखोगे तो e स्क्वायर आएगा, e के फॉर्म में रखोगे तो e क्यूब में आएगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन जैसा है क्या? नहीं। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है, ये कुछ और है। जब e की पावर इनफाइनाइट कर दोगे तो कुछ और, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन न बनकर कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। खैर अपन इसको ग्राफ में देखेंगे, हम तुम्हें ग्राफ जब पढ़ाएंगे अभी कुछ दिनों बाद, 2 3 4 6 दिनों बाद, तो सब क्लियर करेंगे, बताएंगे, और पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब यूजफुल है फिजिक्स में। अब जैसे e की पावर x के लिए एक सीरीज निकाली गई, e की पावर x की एक सीरीज निकाली गई, तो सीरीज क्या है? ये एक फार्मूला निकाला गया है। ये फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल जरूर लगा देना है ना, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसका नाम होता है ई, मतलब होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन नहीं, एक्सपोनेंशियल, वो ग्राफ ही ऐसा बनता है एक्सपोनेंशियल। हम इसको ग्राफ में तुम्हें और अच्छे से समझाएंगे, अभी बस तुमसे हम इतना ही कहेंगे, तुम इसे थोड़ा सा याद रखो। किसने पूछा था मेरे से? स्वागता बनर्जी ने। हाँ सर। जैसे मैं e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ और एक सीरीज कहूं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हर टर्म अल्टरनेट में आता है। पहला टर्म आएगा 1, दूसरा आएगा x 1 फैक्टोरियल, तीसरा आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा माइनस। तो मतलब जो ऑड वाले टर्म है, x की पावर जो ऑड है वो माइनस के साथ प्लस इनफाइनाइट। मानस दोषी, तुम लोग सब लोग ऑनलाइन हो ना? यस सर। हाँ, ऑनलाइन जरूर रहना, क्योंकि ये तुमको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, लेकिन कम से कम 2 3 महीने बाद पहुंचोगे कैलकुलस, है ना। ये एक सीरीज होती है, मैथमेटिकल सीरीज है, हमें इसके एप्लीकेशन से लेना देना है। हम एप्लीकेशन इसका करेंगे, अपने फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स वाले वैसे भी बहुत होशियार होते हैं, वो बिल्कुल वैसा होता है कि सामान बनाया किसी और ने, अपने नाम का टैग लगा दिया। ये हमारे पास कौन सी सीरीज हो गई? इसको मैंने आपको लिखाया था शायद एक्सपोनेंशियल सीरीज लिखाया था, है ना। हाँ सर। एक और सीरीज लिख लिया ना इसको। सर कैलकुलस के अंदर आता है ना ये? हाँ, कैलकुलस में भी होता है, लेकिन हम इसको अलजेब्रा में बता रहे हैं, अच्छा। क्योंकि हम कैलकुलस में कुछ और चीज बताएंगे। लिख लिया इसको? देखो, एक और सीरीज होती है, उसका नाम होता है लॉगरिथमिक सीरीज, और तुमको भी हम बताएंगे रिलेशन कैसा। तुम्हारी कोई क्लास है क्या? Yes, sir. हाँ सर, 10 बजे। 10 तो बज गया है। फिर क्या करोगे? लॉगरिथम सर। हैं? ये करके जाते हैं। और मान लो मैंने छोड़ा ही नहीं, तो करके कब जाओगे? एक सीरीज होगी, ये इसको लिखते हैं लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स। इस लॉग बेस ई को एक नया नाम देते हैं, उसका नाम होता है ln।
यहां मैं लिख देता हूं log, इसको पढ़ते हैं बेस ई, इसका मतलब होता है ln। जहां कहीं ln लिखा हो तो उसका बेस ई पर निकालते। जैसे तुमने क्लास 10th में अगर पढ़ा हो, 9th 10th में log जो निकालते थे वो बेस 10 पे निकालते थे, हाँ सर। है ना। जैसे तो स्वागता तुमने पढ़ा है log log, सर 10th में लॉग नहीं था, अभी है। अच्छा log को ऐसे बेस 10 पे निकालते थे, ये इस टर्म को बेस बोलते हैं, बेस, इस पे निकालते थे हम। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको बेस 10 की जगह पे बेस 2.718 कर दिया, और अब हम निकाल रहे हैं। तो ये 2.718 इज नथिंग, इसको हम ई बोलते हैं, ई, इसको हमने बेस माना, है ना। जैसे भारत में महंगाई बढ़ रही है, कुछ बढ़ रही, तो किसी ना किसी को तो बेस मानोगे ना, और किसके रिस्पेक्ट में तुम निकालोगे कि हाँ बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, किसी को तो बेस मानोगे। अरे हाँ कि ना। तो ई के वैल्यू से बेस लिखते हैं। हाँ, तो हमने ई के रिस्पेक्ट में माना, मतलब ई को अपना बेस मान लिया, अब उसको ही ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लिया। यहां जैसे लॉग बेस 10 था, तो यहां पर हमने 10 को एज ओरिजिन की तरह ट्रीट किया था, और इसके रिस्पेक्ट में सारे डेटा निकाले। यहाँ भाई 10 के 10 के रिस्पेक्ट में ये है। अब हमने निकाले हैं 2.78, मतलब ई के रिस्पेक्ट में निकाले कि भाई अब हमारे पास जो वैल्यू जितनी आ रही है वो सब ई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब हमारा जो बेस है वो ई है, मतलब ओरिजिन हमने ई को ट्रीट कर लिया। हम सारे कैलकुलेशन ओरिजिन से करते हैं, तो हमने ओरिजिन ट्रीट कर लिया किसको, ई को, उसके रिस्पेक्ट में सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कुछ? हाँ सर। यस सर। तो हमने जितने कैलकुलेशन किए वो सब ई के रिस्पेक्ट में कर लिए, तो ई को हमने बेस मान लिया है। अब अगर ई को बेस मान लिया है, हम ई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ln 1 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ध्यान रखिएगा लॉग की सीरीज में फैक्टोरियल नहीं आता, एक्सपोनेंशियल सीरीज में फैक्टोरियल आता है, लेकिन लॉग के केस में फैक्टोरियल नहीं आता। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखो 3 आएगा यहाँ पर, 4 नहीं आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर लॉग के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट को चला जाए। तो log 1 प्लस एक्स यानी ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4, और ये इनफाइनाइट को सीरीज चली जाती है। ये कहां को चली जाएगी सीरीज? इनफाइनाइट को चली जाती है, ठीक है ना। हाँ सर। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है log बेस ई 1 माइनस एक्स, या इसको तुम लिख सकते हो ln 1 माइनस एक्स। इस सीरीज की इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके ऊपर बाहर ऐसे माइनस लगा दो और ब्रैकेट में लिख दो। इसमें सारे टर्म नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए जब सारे टर्म नेगेटिव होंगे तो ये आता है, बाहर माइनस लगा दो। इसमें कोई टर्म ऐसा नहीं होता जो पॉजिटिव पॉजिटिव यार ये फोर बड़ा परेशान कर रहा है इनको, है? इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, लेकिन बाहर माइनस जरूर लगाना, क्योंकि होते इसके सारे टर्म नेगेटिव हैं, सारे टर्म नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास ln 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट को सीरीज चली जाती। लिख लो इसको। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? Yes, क्या sir. क्या लिखा फॉर्मूला मानस तुमने? सर मैंने लिखा है कि log 1 माइनस एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू ln ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, और दैट इज इक्वल टू पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस
square by 2 plus x cube by 3 plus x raised to 4 by 4 plus infinity. हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज चलती है वो कैसा हो गया, माइनस एक्स लॉग बेस ई, 1 माइनस एक्स का अगर लिखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट डॉट इनफिनिट, उसी को हम यहाँ पर ln पढ़ते हैं। एक और सीरीज होती है, उस सीरीज का नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये भी फॉर्मूला तुमको जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। तुमको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए हैं, कौन को कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? क्यों भाई? 6 6 होते हैं। क्यों स्वागता बनर्जी, 6 कौन कौन से? sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot हाँ, theta. ये देखो पहले साइन एक्स का हम सीरीज खोलेंगे, तो ये सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट को सीरीज चल, ये भी इनफाइनाइट को चली जाती। एक और सीरीज होती है, उसका नाम है cos x की सीरीज। ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। हाँ पूछो, क्या कह रहे हो? माइनस इनफाइनाइट को चली, बोलो किसने किसने और क्या बोला है? सर माइनस है क्या? फिर बाद में माइनस है कि सारे पॉजिटिव रहेंगे? नहीं, इसमें माइनस होता है, इसमें लास्ट में ये माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है। अल्टरनेट होता है ना सर, प्लस माइनस। हाँ, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल, इसमें सब इवन टर्म्स होते हैं और साइन में सारे ऑड होते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो तुमको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, साइन एक्स में भी वैसे ही है क्या, अल्टरनेट साइंस? हाँ अल्टरनेट ही चलता है साइन में भी। ये माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक, मैंने तुम्हें उस दिन एक टर्म बताया था, साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वो इवन फंक्शन होता है और साइन थीटा जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। तो देखो तुम्हारे पास इवन और ऑड आ रहा होगा, देखो ये 3 5 ये सब ऑड आ रहे हैं, 1 3 5 ये सब ऑड आ रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 4 6 ये सब इवन आएंगे। अच्छा, जीरो ना तो इवन है ना ऑड है, लेकिन वो ऐसा स्टार्ट होता है कि यहाँ पर हम जीरो को एज इवन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, पता नहीं क्या है। यहाँ पर सारे फंक्शन इवन आ रहे हैं, इसीलिए जब इवन होता है तो इवन का स्क्वायर करोगे, माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा और प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा। तो इसलिए cos थीटा है एक इवन फंक्शन। cos थीटा कैसा फंक्शन होता है? cos थीटा कैसा फंक्शन होता है, अभी बताया, इवन। सर कॉस हम्म, ई में तो नहीं पता। कॉस इवन होता है और साइन ऑड होता है। देखो सीरीज को ध्यान से देखो, साइन में जितने सारे ऑड आ रहे हैं, एक्स पावर 1 एक्स क्यूब एक्स पावर 5 ये सब तो ऑड है ना। अच्छा, इवन और ऑड भी नहीं मालूम क्या? पता है सर। अच्छा देखो 1 3 5 7 9 1 3 इवन 5 सर, मेरे को लगा ई। मैं लिख देता हूं बेटा, देखो देखो मानस बेटा, ऐसे अगर लिखोगे ना, देखो ध्यान से, ई वी ई एन, इसको बेटा इवन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? इवन। और ये नंबर होते हैं 2 4 6, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको इवन बोलते हैं, जो 2 से कट जाएं, है ना। यस सर। अपने एक और बात, रुको मुझे पूरी बात कह लेने दो बेटा। देखो इसको ऑड पढ़ते हैं, ओ डी डी, ये होता है 1 3 5। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इवन और ऑड बता दिया है, कोई तकलीफ?
नाइस सर। यस सर। अरे यस सर कौन बोल रहा है? मानस तुम बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मेरा तो माइक ऑफ है, अभी चालू किया। तो तुम्हें इवन और ऑड पता चल गया? यस सर। साइन थीटा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है और कॉस इवन होता है। साइन कैसा होगा? ऑड, और कॉस कैसा होगा? इवन। इवन और ऑड से हमने तुम्हें बात बता दी। हाँ, कौन क्या पूछ रहा था, पूछो। सर कुछ नहीं सर, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया है। हाँ, मैं 10 यही मिनट हाँ हो गए। सर, 15 मिनट। ठीक। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई तकलीफ, कोई समझने में दिक्कत हुई तो बताओ, पूछो। कोई तकलीफ नहीं? नहीं सर। चलो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर देते हैं, है ना? थैंक यू सर। ओके।